गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फाइनल ईयर की क्लास में आज हमारा टॉपिक है भारत की वर्तमान मौद्रिक व करेंसी व्यवस्था भाग 2। लास्ट वीडियो में हम इसके प्रथम भाग का अध्ययन कर चुके हैं। ठीक, भारत की वर्तमान मौद्रिक व करेंसी व्यवस्था एक सुधरी व मौद्रिक व्यवस्थाओं का एक परिष्कृत रूप है। इसमें हमें आधुनिक युग की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल अच्छी मुद्रा प्रणाली के गुण दृष्टिगोचर होते हैं। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। अगर हम फर्स्ट पॉइंट पे देखते हैं मौद्रिकवान, तो वर्तमान में भारतीय मौद्रिक पक्ष का सबसे पहले अध्ययन करते हैं। सितंबर 1931 से 1947 तक भारत के रुपये का बाहरी मूल्य पौंड स्टर्लिंग से संबद्ध था, जिसके अंतर्गत स्टर्लिंग विनिमय मान द्वारा रुपये का मूल्य स्टर्लिंग में व्यक्त किया जाता था। ठीक है, यानी रुपये और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा मान में हम देखें तो स्टर्लिंग के साथ हमारा विनिमय प्रणाली या उसके साथ में हमारी मुद्रा के विनिमय होता था। ठीक है, उस समय डॉलर के साथ नहीं होता था ऐसा, है ना। पर मार्च 8, 1947 को भारत IMF का सदस्य बन गया। इससे भारतीय रुपये का मूल्य स्वर्ण तथा डॉलर से जुड़ गया और भारत में स्वतंत्र मुद्रामान का श्री गणेश हुआ। प्रारंभ में भारतीय रुपये का स्वर्ण में मूल्य 0.2686 ग्रेन शुद्ध स्वर्ण तथा डॉलर में 30.225 सेंट निर्धारित किया गया। इसके पश्चात 1949 में रुपये का अवमूल्यन हुआ। इसके बाद में एक और बार 1966 में भी भारत में रुपये का अवमूल्यन किया गया। अवमूल्यन का मतलब है हमने अपनी मुद्रा के मूल्य को गिराया है। ठीक है ना, जानबूझ के गिराना अवमूल्यन कहलाता है। सरकार के द्वारा जब मुद्रा के मूल्य को गिराने का प्रयत्न किया जाता है ताकि निर्यातों में वृद्धि की जा सके तो उसे अवमूल्यन कहा जाता है। 1971 में जब डॉलर संकट के अपनी चरम सीमा पार करने से अमेरिकन सरकार ने डॉलर का 7.9% अवमूल्यन कर दिया और जिससे स्वर्ण का मूल्य $35 प्रति औंस के स्थान पर $38 प्रति औंस हो गया। इस अवमूल्यन के बाद जब अमेरिकी डॉलर आशा के विपरीत निरंतर कमज़ोर पड़ता गया तो 12 फरवरी 1973 को अमेरिकी डॉलर का पुनः दूसरी बार 10% अवमूल्यन किया गया और परिणाम स्वरूप स्वर्ण का मूल्य $38 प्रति औंस से बढ़कर $42.22 प्रति औंस हो गया। डॉलर की इस डावाडोल स्थिति व उसमें जन विश्वास घटने से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा स्थापित स्थिर विनिमय दर का युग समाप्त हो गया और परिवर्तनशील विनिमय दरों का युग प्रारंभ हुआ। यूरोपीय साझा बाजार देशों तथा जापान ने अपनी मुद्राओं को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा विनिमय बाजार में तैरने हेतु स्वतंत्र छोड़ दिया। ऐसी परिस्थिति में भारत में भी स्वतंत्र विनिमय दर के इस माहौल में रुपये को तैरने हेतु स्वतंत्र छोड़ने का विचार किया, किंतु भारतीय व्यापार में ब्रिटिश पौंड स्टर्लिंग की प्रधानता को ध्यान में रखते हुए रुपये को स्वतंत्र न छोड़कर पौंड स्टर्लिंग के साथ संबंध कर दिया गया। ठीक है ना, उस समय चूँकि हमारे यहाँ पौंड की प्रधानता थी, ऐसी स्थिति में उसे रुपये को स्वतंत्र नहीं छोड़ पाए और हमें पौंड के साथ में रुपये को लिंक करना पड़ा और उस समय भारतीय रुपये की विनिमय दर 18.9677 रुपये प्रति स्टर्लिंग निर्धारित की गई। अमेरिकी डॉलर के अवमूल्यन से ब्रिटिश पौंड स्टर्लिंग में डॉलर की तुलना में 3.7% की वृद्धि से भारतीय रुपये का भी इसी स्तर तक पुनर्मूल्यन हो गया, क्योंकि रुपया स्टर्लिंग के साथ संबद्ध था। धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में पौंड स्टर्लिंग कमज़ोर होने लगा। ब्रिटिश रुग्ण अर्थव्यवस्था तथा तेल संकट के कारण पौंड स्टर्लिंग की कीमत प्रमुख यूरोपीय मुद्राओं व अमेरिकी डॉलर की तुलना में निरंतर गिरती गई। इसका दुष्प्रभाव भारतीय रुपये पर भी पड़ा और उसका मूल्य भी स्टर्लिंग के अनुपात में ही गिरा, जबकि भारतीय रुपया देश में मुद्रास्फीतिक प्रभावों के समाप्त होने से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में काफ़ी उत्तम स्थिति में पहुंच गया था। देश में इस कारण रुपये को पौंड स्टर्लिंग की दास्ता से मुक्त करने की मांग जोर पकड़ने लगी। चूँकि हमने पढ़ा ही है कि भारतीय रुपये को स्वतंत्र न छोड़कर पौंड स्टर्लिंग के साथ लिंक कर दिया गया। ऐसी परिस्थिति में जब डॉलर का अवमूल्यन किया गया तो पौंड का पुनर्मूल्यन होने लगा।
पौंड के पुनर्मूल्यन से कहीं ना कहीं चूँकि भारतीय मुद्रा जुड़ी हुई थी तो भारतीय मुद्रा का भी पुनर्मूल्यन होने लग गया। लेकिन जैसे जैसे अब आप ये सोचिए कि जिस मुद्रा के साथ हमारा लिंक होगा, अगर उस मुद्रा की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कमज़ोर होगी तो ऐसी परिस्थिति में उसका दुष्प्रभाव भारतीय रुपये के ऊपर भी पड़ेगा। तो वही चीज़ उस समय हुई। पौंड की स्थिति खराब होने पर, ब्रिटिश पाउंड की स्थिति खराब होने पर रुपये की भी स्थिति खराब होने लग गई। रुपये की पौंड स्टर्लिंग से दासता की समाप्ति। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं कि पहले तो सरकार ने रुपये की पौंड स्टर्लिंग की संबद्धता समाप्त करने की मांग यह कहकर ठुकरा दी कि यह संबद्धता भारतीय विदेशी व्यापार में अनिश्चितता की समाप्ति तथा विदेशी व्यापार वृद्धि के लिए उपयोगी। किंतु 25 सितंबर 1975 से 4% निर्णय की घोषणा से भारत का रुपया पौंड स्टर्लिंग की दास्ता से मुक्त हो गया। तो ये डेट आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। 1975 के बाद में हमारा पौंड स्टर्लिंग से जो हमारा जो रुपये का लिंक था वो समाप्त कर दिया गया। वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान स्थिति में भारतीय मुद्रा रुपया अंतर्राष्ट्रीय विनिमय मुद्रा बाजार में दूसरे देशों की तरह स्वतंत्र मुद्रा के रूप में हो गया है और फिलहाल रुपये को पूर्ण रूप से तैरने हेतु स्वतंत्र नहीं छोड़ा गया है। अब भारतीय रुपये का मूल्य सरकार द्वारा घोषित मुद्रा की टोकरी बास्केट ऑफ करेंसी से संबद्ध है। ये बास्केट ऑफ करेंसी में कौन कौन सी मुद्रा आती है? इसमें आती है अमेरिकन डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, जर्मन मार्क, जापानी येन, ठीक है, और चीनी रैनमेनबी। ठीक है, तो इस तरीके से ये 5 मुद्राओं की जो बास्केट है उस बास्केट से भारतीय रुपये का मूल्य जुड़ा हुआ है। रिजर्व बैंक की धारणा है कि इस नवीन व्यवस्था से भारतीय रुपये की विदेशी विनिमय दरों में सापेक्षिक स्थायित्व रहता है और भारतीय अर्थव्यवस्था में होने वाले अनुकूल परिवर्तनों का लाभ मिलता है। करें तो वर्तमान परिस्थितियों में अब रुपया अपने परिवर्तनशील समता मूल्य के आधार पर IMF के सभी सदस्य देशों की मुद्राओं से स्वतंत्र रूप से संबद्ध है। अर्थात भारत का रिजर्व बैंक सभी देशों की मुद्राओं का क्रय विक्रय कर सकता है, किंतु विनिमय नियंत्रणों के कारण यह क्रय विक्रय स्वतंत्र न होकर नियंत्रित होता है। विनिमय दर स्थायित्व की जटिल समस्या बनी रहती है। ठीक है ना, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि प्रत्येक देश के साथ में हम मुद्रा का क्रय विक्रय कर सकते हैं स्वतंत्र रूप से। पहले जहां हम डॉलर से संबंधित थे या फिर हम पाउंड से ही संबंधित थे, अब हम किसी भी देश की मुद्रा के साथ में क्रय विक्रय कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट पॉइंट अगर हम इसमें देखें, भारतीय हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे विशेषताओं का अध्ययन जो हम कर रहे थे भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की मौद्रिक मान में, तो इसके बाहरी पक्षों के अलावा अब हम इसके आंतरिक रूप की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। इसकी आंतरिक विशेषताएं हैं, पहला पत्र मुद्रामान। भारत की आंतरिक मौद्रिक व्यवस्था पत्र मुद्रामान पर आधारित है। देश की सीमाओं के अंदर अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा प्रचलित है जो असीमित विधिग्राह है। आंतरिक क्षेत्र में रुपया किसी धातु से संबद्ध नहीं है और न रुपये का मूल्य किसी धातु के संदर्भ में स्थिर रखा जाता है। नेक्स्ट है पत्र मुद्रा निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली। 1935 से 1956 तक भारत में आनुपातिक कोष प्रणाली प्रचलित रही। ठीक है, 1956 के बाद में मुद्रा प्रणाली को मितव्ययी व लोचपूर्ण बनाने के लिए तथा विदेशी विनिमय संकट से निपटने हेतु नई पद्धति न्यूनतम कोष प्रणाली को अक्टूबर 1956 से अपना लिया गया। ठीक है, तो पहले कौन सी प्रणाली थी? आनुपातिक कोष प्रणाली, जो कि कन्वर्ट हो गई है न्यूनतम कोष प्रणाली। वर्तमान में न्यूनतम को अक्टूबर 1956 से फिर अक्टूबर 1957 तक न्यूनतम कोष प्रणाली में नोट जारी करने के लिए 515 करोड़ रुपए का न्यूनतम कोष रखना अनिवार्य रखा गया। ये जो सीमा है, न्यूनतम कोष की जो ये सीमा है, इस सीमा में आप जो ये डिसाइड किया है 515 करोड़ रुपए, ये धीरे धीरे चेंज होता रहा है। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में न्यूनतम कोष की जो सीमा है वह 200 करोड़ रुपए कर दी गई है, जिसमें से 115 करोड़ रुपए का स्वर्ण सिक्के, 85 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूतियाँ रखने की व्यवस्था की गई है। साथ ही ये प्रावधान भी किया गया है कि संकट काल में रिजर्व बैंक सरकार की पूर्व अनुमति से
विदेशी प्रतिभूतियों की इस न्यूनतम सीमा को पूर्णतः समाप्त कर सकेगा। अर्थात जितनी भी मुद्रा गवर्नमेंट के द्वारा बाहर निकाली जा रही है उसके पीछे जो कोष रखा गया है उस कोष की जो सीमा है वह है 200 करोड़। इस 200 करोड़ में से 115 करोड़ रुपए का स्वर्ण और स्वर्ण के सिक्के हैं तथा 85 करोड़ रुपए विदेशी प्रतिभूतियाँ इसमें रखी गई हैं। इस कोष के आधार पे गवर्नमेंट और केंद्रीय बैंक कितनी ही मात्रा में नोट छाप सकता है या मुद्रा की सप्लाई बढ़ा सकता है। नेक्स्ट है, रुपया देश की प्रधान मुद्रा है। भारत में पत्र मुद्रा के साथ साथ 1, 2, 5 रुपये के धात्विक सिक्के भी चलन में हैं। रुपया देश की प्रधान मुद्रा है और असीमित विधिग्राह है, परंतु फिर भी प्रामाणिक सिक्का नहीं है क्योंकि ना तो उसका आंतरिक और बाहरी मूल्य बराबर है, आंतरिक मूल्य बाहरी मूल्य के मुकाबले नगण्य है और ना उनकी स्वतंत्र ढलाई है। अतः भारत के 1 रुपये के सिक्के में कुछ गुण प्रामाणिक सिक्के के हैं और कुछ गुण सांकेतिक सिक्के के हैं, अतः इसे प्रामाणिक सांकेतिक सिक्का कहा जा सकता है। रुपया हिसाब की इकाई है किंतु प्रामाणिक सिक्का नहीं है। नेक्स्ट है, सहायक प्रचलन में पत्र मुद्रा। भारत में पत्र मुद्रा के अंतर्गत 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया आदि के जो नोट प्रचलन में है, ये नोट 1 रुपये के नोट का निर्गमन तो केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है, उसे करेंसी नोट कहते हैं, जबकि अन्य सभी प्रकार के नोट आरबीआई या देश के केंद्रीय बैंक द्वारा केंद्रीय बैंक के नोट निर्गमन विभाग द्वारा किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, सहायक सिक्के एवं दाशमिक प्रणाली। अप्रैल सन 1957 से भारत में सहायक सिक्कों की ढलाई दाशमिक प्रणाली के अनुसार की जाती है। भारतीय रुपये को 100 पैसों में बांटा गया है। रुपये की ये सब सांकेतिक सिक्के हैं। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 पैसे का सिक्का असीमित विधिग्राह है, जबकि 25 पैसे, 20 पैसे, 10 पैसा, 5 पैसा, 3 पैसा, 2 पैसा, 1 पैसा सीमित विधिग्राह सहायक सिक्के हैं। अब 25 पैसे से कम सिक्के प्रचलन में बंद हो गए हैं। फुटकर सौदों के लिए पर्याप्त रेजगी के लिए हल्की घटिया धातु निकल या एल्यूमिनियम के सिक्के प्रचलित किए जाते हैं। दाशमिक प्रणाली के कारण हिसाब किताब में काफ़ी सुविधा हो गई है। नेक्स्ट है, नोट जारी करने की वर्तमान व्यवस्था। सरकार तथा रिजर्व बैंक दोनों ही नोट जारी करने की वर्तमान व्यवस्था में सम्मिलित हैं। 1 रुपये के नोट केंद्र सरकार का वित्त विभाग जारी करता है, जबकि उसके अलावा सब प्रकार के नोट रिजर्व बैंक जारी करता है। उसका एकाधिकार है और हस्ताक्षर युक्त प्रतिज्ञा है। इन्हें बैंक नोट कहा जाता है। आपने देखा होगा नोटों के ऊपर लिखा रहता है कि मैं धारक को इतने इतने रुपए देने का अदा करने का वचन देता हूँ, तो वो प्रतिज्ञा दी गई है। उसके नीचे जो साइन होते हैं वह गवर्नर के होते हैं और वो आरबीआई गवर्नर होता है। ठीक है। जबकि 1 रुपये के नोट में कोई प्रतिज्ञा नहीं होती है। 1 रुपये के नोट को करेंसी नोट कहा जाता है, क्योंकि ये केंद्र सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं। मौद्रिक अधिकारी एवं व्यवस्था। मौद्रिक अधिकारी में रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, उसे नोट निर्गमन का अधिकार प्राप्त है। ये सरकार तथा बैंकों के अंतिम ऋणदाता का काम करता है, देश की मौद्रिक व्यवस्था को संचालित करता है, उन पर आवश्यक नियंत्रण रखता है और देश में मुद्रा व साख की मात्रा को नियंत्रण में करने का प्रमुख कार्य भी आरबीआई के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, इसमें मौद्रिक नीति। देश की अर्थव्यवस्था के सफल संचालन में निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति। उनमें निश्चित उद्देश्य हैं संसाधन जुटाना, आंतरिक मूल्य स्तर पर नियंत्रण रखना, विदेशी विनिमय दरों में स्थायित्व और पूर्ण रोजगार। ये इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मुद्रा एवं साख की मात्रा के प्रसार व संकुचन की व्यवस्था को ही मौद्रिक नीति कहा जाता है। भारत में ये रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति के संचालन के लिए जिम्मेवार होता है। अब अगर हम भारतीय मुद्रा प्रणाली के गुणों की बात करें तो भारतीय मुद्रा प्रणाली काफ़ी लोचदार है। ठीक है। लोचदार इसलिए है क्योंकि आप मुद्रा की मांग के अकॉर्डिंग इसकी सप्लाई बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है, मितव्ययितापूर्ण है क्योंकि अब मात्र 200 करोड़ रुपए के स्वर्ण कोष व विदेशी प्रतिभूतियों के आधार पर आप असीमित मात्रा में
असीमित मात्रा में पत्र मुद्रा निर्गमित कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बहुत मितव्ययीपूर्ण से आप मुद्रा की मांग के अकॉर्डिंग सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। वैधानिकता है प्राप्त है, भारतीय करेंसी को वैधानिकता प्राप्त है। इस रिजर्व बैंक की स्थापना एक विशेष कानून से की गई है और उसे नोट निर्गमन करने का कार्य सौंपा गया है। नेक्स्ट है जन विश्वास। इस भारतीय जनता का मौद्रिक प्रणाली पर पूर्ण विश्वास है। जनता का विश्वास मुद्रा की परिवर्तनशीलता पर निर्भर नहीं करता, वरन सरकार व केंद्रीय बैंक की सुदृढ़ आर्थिक नीति तथा मौद्रिक नीति पर निर्भर करता है। भारत सरकार की आर्थिक नीतियाँ समाजवाद की स्थापना, पुनः रोजगार, आर्थिक विकास तथा मूल्य स्थिरता से प्रेरित है, अतः जनता का इसमें पूर्ण विश्वास है। नेक्स्ट है कुशल प्रबंध। भारतीय मुद्रा प्रणाली का प्रबंध पूर्णतः केंद्रीय बैंक के हाथ में होने से मौद्रिक व्यवस्था में पर्याप्त कुशलता है। नेक्स्ट सरलता। मौद्रिक व्यवस्था काफ़ी सरल है, सभी लोगों के लिए इसे समझना काफ़ी आसान है। नेक्स्ट है मुद्रा प्रणाली का बाहरी पक्ष सुदृढ़ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य होने के नाते भारत विशेष आहरण अधिकार समता मान SDR पैरिटी स्टैंडर्ड के आधार पर सभी राष्ट्रों की मुद्राओं से स्वतंत्र रूप से संबद्ध है। केंद्रीय बैंक सभी राष्ट्रों की मुद्राओं का क्रय विक्रय कर रुपये की विनिमय दर में स्थायित्व रख सकता है। तो ये भारतीय मुद्रा प्रणाली की गुण की बात हो चुकी है। अब अगर हम इसके दोषों की बात करें तो सदैव इसमें मुद्रास्फीति का भय रहता है। क्यों? क्योंकि आपके पास आपने क्या है, न्यूनतम कोष प्रणाली के अंतर्गत आप मात्र 200 करोड़ रुपए के सिक्के, स्वर्ण और विदेशी प्रतिभूतियों को रखने के बाद में आप असीमित मात्रा में मुद्रा की पूर्ति बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट कभी भी अपने घाटे की पूर्ति के लिए नोट छापने का आदेश RBI को दे सकती है। इस परिस्थिति में मुद्रास्फीति का हमेशा भय बना हुआ रहता है। विनिमय दरों में अस्थिरता बनाई हुई रह सकती है, क्योंकि हमने अब क्या कर दिया है कि भारतीय रुपये की विदेशी विनिमय दर को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया है। विनिमय दर का निर्धारण निश्चित मुद्राओं की टोकरी से संबंधित है, अतः उन मुद्राओं के मूल्य में उतार चढ़ाव होने से भारतीय मुद्रा की विनिमय दरों में भी उतार चढ़ाव बना रहता है। हीनार्थ प्रबंधन की प्रवृत्ति को बढ़ावा। नोट निर्गमन की लोचदार व्यवस्था के कारण सरकार द्वारा बजट घाटे की पूर्ति के लिए हीनार्थ प्रबंधन को बढ़ावा मिलता है, जो भारतीय संदर्भ में सिद्ध हो चुका है। हीनार्थ प्रबंधन का आप थोड़ा सा मतलब समझिए। इसका अर्थ यह है कि घाटे की पूर्ति के लिए अतिरिक्त मुद्रा की व्यवस्था करना। और गवर्नमेंट क्या करती है, जब भी उसकी आय उसकी व्यय से ज़्यादा नहीं रहती है या कम रहती है या उसका व्यय ज़्यादा रहता है, तो ऐसी परिस्थिति में वह अपने घाटे की पूर्ति के लिए अतिरिक्त मुद्रा की छपाई करके व्यवस्था कर पाती है। तो ये हीनार्थ प्रबंधन कहलाता है। नेक्स्ट है जनता का इसमें विश्वास भी कम रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से पत्र मुद्रा अपरिवर्तनीय है, दूसरा विदेशी विनिमय दरों में उतार चढ़ाव रहता है, तो ऐसे कारण में जनता के विश्वास में कमी रहने की संभावना रहती है। ठीक है, तो ये आज आपका भारतीय मौद्रिक प्रणाली और करेंसी व्यवस्था के बारे में आज हमने इसका अध्ययन किया। इसका जो असाइनमेंट है वो आप देख लीजिए। भारत में नोट निर्गमन कौन करता है और किस पद्धति से? इसका उत्तर आप मुझे किसी भी माध्यम से भेज सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।